how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the macroeconomics chapter number 9 चैप्टर आपका ये 9 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का। तो इसमें डेफिसिट क्या होती है और एक्सेस, पहले तो इसी का मीनिंग क्लियर कर ले। डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है और डेफिसिट कमी हो जाती है, यानी कि डिमांड की कमी हो जाती है। फिर क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? जब आपकी एक्सेस यानी कि ज़्यादा डिमांड पब्लिक की तरफ से आए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटे हमें कुछ एक टर्म्स को क्लियर करना ज़रूरी है। तो पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम का भी पता है कि क्या क्या होता है। मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम होता है AD इक्वल टू AS इन प्रीवियस चैप्टर, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकेंड होता है बेटा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और थर्ड में मैंने डिवाइड किया है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो तीनों में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो बेटा इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको अभी बताया ही है। इक्विलिब्रियम जो होता है जहाँ पर आपकी AD इक्वल टू AS होती है या S इक्वल टू I, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है इसका मतलब होता है कि आपकी इकॉनमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे फुल्ली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं। यूटिलाइज्ड होने के कारण, यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, तभी तो आपकी AD और इक्वल टू AS, जहाँ पर आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, इट मीन्स कि आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो एक तो यहाँ पर हो गई जब आपके इकॉनमी के सारे रिसोर्सेज ये हो जाते हैं। अब AD इक्वल टू AS उस सिचुएशन में भी हो सकती है जहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में कैसे होगा? जहाँ पर आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड ना हो। इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल से देखें तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो रिसोर्सेज हैं, ये एग्जांपल है बेटे, रिसोर्सेज जो हैं उसकी जो कैपेसिटी है, मैं इनकी यूनिट्स में ले रही हूँ, जो कैपेसिटी है यूनिट प्रोड्यूस करने की, दैट इज़ 1000 यूनिट। 1000 यूनिट है आपकी कैपेसिटी आपके रिसोर्सेज के। लेकिन जो आपके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्लान करा है, यहाँ पे अज्यूम किया, या जैसे कि मैंने कहा था कि एक एक्स एंटे होता है, एक एक्स पोस्ट होता है। एंटे जो होता है वो प्लान्ड होता है, डिज़ायर होती है, विश होती है, और जो पोस्ट होती है वो आपकी एक्चुअल होती है। तो यहाँ पर प्लान किया है प्रोड्यूसर ने कि टू प्रोड्यूस ओनली 800 यूनिट्स। उसकी मर्जी है कि वो कितने मर्जी प्रोड्यूस करे, उसने प्लान किया। और जो आपका कंज्यूमर ग्रुप है, कंज्यूमर ग्रुप ने प्लान किया टू मेक एक्सपेंडिचर ऑन 800 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखो दोनों, यानी कि AD इक्वल टू AS हो गई अंडर द केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में आपकी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया? क्लियर। जबकि आपके 200 यूनिट्स रिमेन अनयूटिलाइज्ड, आपके 200 जो यूनिट्स हैं वो अनयूटिलाइज्ड हैं, तो भी आपकी जो इकॉनमी है उसमें इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम इज़ दैट सिचुएशन इन विच आपकी AD और इक्वल AD AS होती हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि आपके फुल्ली प्लान्ड अलॉन्ग विद, यानी कि AD इक्वल टू AS इक्वल टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Full utilization of resources is that situation where full employment in the economy arise. सेकेंड है आपकी जहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट में AD इक्वल टू AS बट नॉट
फुल्ली यूटिलाइज्ड ऑफ रिसोर्सेज। जैसे अभी हमने प्लान किया था कि यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया कि फुल्ली यूटिलाइज क्या होता है, अंडर यूटिलाइज क्या होता है, लेकिन इन दोनों ही इकॉनमी में आपकी AD इक्वल टू AS हो सकती है। सेकेंड अब हमारी है वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री। अब इससे पहले आपको इनका मीनिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों ही, ना कि एम्प्लॉयमेंट है। वॉलंट्री मीन्स अपनी इच्छा से, जब व्यक्ति को काम मिल रहा है और वो करने का इच्छुक नहीं है, उसे बोलते हैं वॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंट्री में जब व्यक्ति की इच्छा है, विश है, डिज़ायर है उसकी कि वो काम करे एट एग्रीड मार्केट वेज रेट, तो उसको काम नहीं मिलता, उसे बोलते हैं इनवॉलंट्री एम्प्लॉयमेंट। तो एक बार इसको दोबारा से समझेंगे। जो वॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग काम करना नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट एग्रीड, उनकी इच्छा ही नहीं है, बट दे आर नॉट विश टू डू द वर्क। क्लियर? वो काम करना नहीं चाहते। यहाँ पर दे आर एग्रीड और विश टू वर्क, बट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, उनके पास जॉब्स अवेलेबल ही नहीं हैं। तो ये वॉलंट्री और ये इनवॉलंट्री। इसको अब एक एग्जांपल से भी समझेंगे। सपोज करो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, MCOM है, लेकिन उसको जॉब मिल रही है, यानी कि उसको मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, बट उसने कहा कि यहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं नहीं करूँगा। इट मे बी वॉलंट्री। यहाँ पर उसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, या वो चाहता है कि मैं पहले फैक्ट्री का ऑनर बनूँगा, या मैं अपनी फैक्ट्री खुद ही खोलना चाहता हूँ। दे मे नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल और नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कि जो उसको वेतन मिल रहा है उस पर वो काम करने के इच्छा नहीं रखता, और यहाँ पर उसको काम नहीं मिल रहा, यहाँ पर वो काम करना चाहता है, इज़ लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट, AD इज़ नॉट इनफ टू इंड्यूस लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकॉनमी एंड सम पीपल आर फोर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ पर जो आपकी इकॉनमी है वो अंडर यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट हो चुकी है, लेकिन अभी भी काम लोगों को नहीं मिल रहा। यहाँ पर आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, यानी कि रिसोर्सेज आर फुल, बट इवन देन सम पीपल आर रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो प्रॉब्लम ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बेटे जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या है, रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। इनवॉलंटरी नॉट द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पर जो वॉलंटरी होती है अपनी इच्छा से, उसको नहीं कहेंगे हम, वो तो काम करना ही नहीं चाहते, एम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इनएम्प्लॉयमेंट। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। Full employment and natural. Full employment refer to the situation when all those who are able to work and are willing to the work, यानी कि जो काम करने के लायक हैं और willing भी हैं, they are getting jobs at
एग्रीड मार्केट प्राइस ऑफ वेजेस, यानी कि जिस मार्केट प्राइस पर वेजेस पर आपको काम करने का ऑफ़र दिया जा रहा है, आप एबल भी हैं, विलिंग भी हैं और आपको एंड दे आर गेटिंग जॉब, एग्रीड मार्केट प्राइस ऑफ वेजेस इज़ नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकॉनमी में वो सिचुएशन है जहाँ पर व्यक्ति काबिल भी है और काम करने का इच्छा भी रखता है और उसको काम उसकी मन मुताबिक वेज रेट में मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किस कारण से हो जाती है, जहाँ पर नेचुरल, जैसे बोला है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इट मे बी टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, और या आप लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेज रेट डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर एंड लेबर मार्केट इज़ क्लियर्ड, इट इज़ इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो क्या होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो विलिंग टू वर्क, इट इज़ अ सिचुएशन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि प्राकृतिक रूप से अगर कोई जन्म लिया है और उसको भी काम नहीं मिल रहा है। सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज, कभी भी नहीं आएगी ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी हो सकती है। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस जीरो इनवॉलंटरी सिचुएशन को हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में भी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। पहले हमने कवर किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट में सारे काम करने के भी इच्छुक हैं और उनका काम भी हो गया, वहाँ पर फिर भी इनवॉलंटरी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। ये किस वजह से होती है, दिस ऑक्यूर ओइंग टू द फैक्ट देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड। तो उनको एडजस्ट करने के लिए थोड़े समय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल, जो आपकी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें आपकी जॉब्स में जल्दी से जॉब्स में चेंज आ रहा है, बहुत तेज़ी से डायनामिक चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे मान लो कि एट टाइम, अब कोविड-19 की वजह से ही लेंगे हम लोग एग्जांपल, जिसमें लेबर्स की इमोबिलिटी ऑफ लेबर हो गई, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गई, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई कि वहाँ है, शॉर्टेज ऑफ पावर, वियर एंड टियर ऑफ मशीन। अब आपका लोगों की टेंडेंसी नहीं रही है, लोग अपने ही एरिया में काम करके खुश हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और जो कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने मेनली अब जो देखी है, क्योंकि अनलॉक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आने जाने से कतराते हैं और उनको शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी, तो इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो आपकी आती है बेटा वो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मान लो अब कोविड-19 में आपका 4 महीने तक इंडस्ट्रीज़ अनएम्प्लॉयमेंट रही थी, यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज़ में कोई भी काम नहीं हुआ था, जिसके कारण रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस में भी हो सकती हैं कि आपकी लेबर अवेलेबल ना हो, या अगर आपकी कुछ एक न्यू इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं वो न्यू इंडस्ट्रीज़ में एमर्ज हो गई हो, इंडस्ट्रीज़ में एमर्ज हो जाएं, और आपकी प्रोडक्शन टेक्निक भी चेंज हो जाए। तो प्रोडक्शन टेक्निक, अब जैसे मान लो कि कोविड-19 में आप लोगों को काम करने का मेथड चेंज हो गया, या दूसरा आप लोग लगा लीजिए कि वहाँ पर लोगों को भेज नहीं रही हैं, टेक्निकल पीछे से ही आपको टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी आ रही है। तो ये थी आपकी स्टार्टिंग में कि फ्रिक्शनल और जो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। नाउ वी कवर द कंसेप्ट क्लियरेशन। कंसेप्ट क्लियरेशन कैसे करेंगे, आएगा सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो अब आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कैसे करेंगे,
डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड को कम, यानी कि AD इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट्स लोअर देन द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपकी फुलर यूटिलाइजेशन, तो यानी कि AD इज डेफिशिएंट व्हेन इट डज नॉट परमिट द यूटिलाइजेशन, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है आपकी इकॉनमी में, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई उसको कवर नहीं कर पा रही है अकॉर्डिंग टू केन्जियन, क्योंकि हमने अब यहाँ पे केन्जियन का ही पढ़ना है। तो AD इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मीन्स कम है, व्हेन इट इज लेस देन AS, और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट जरूर लगाना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही समझा दिया था कि ये कंसेप्ट आपने ये अज्यूम लेके चलना है कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर मैंने यही सिचुएशन ली है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट सिचुएशन इन द इकॉनमी वेयर यू कांट इंक्रीज द आउटपुट। अब जब आउटपुट नहीं, सप्लाई नहीं इंक्रीज होगी तो AD कैसे कवर होगी? तो यहाँ पर आपकी डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड होती है। इसको आप कैसे मेज़र करेंगे और कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसको कॉजेज़ में, तो फिर मैं आपको उसके बाद डायग्राम का बताऊँगी। तो पहले है कॉजेज़ ऑफ डेफिशिएंट, इसके कारण क्या क्या हैं? सबसे पहले है कि रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने खर्चों में कटौती कर दी है। एक्सपेंडिचर आपको कंजम्पशन मालूम है, C होता है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ AD। मैंने बताया था कि जो आपका है इसमें AD में C+S होता है ना, तो इसमें से ये कंजम्पशन में कटौती कर दी है। तो उन्होंने सेविंग पर, यानी कि यहाँ पर इन्होंने सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दे दिया है, MPS को इंक्रीज़ कर दिया है। तो रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि खर्चों में कटौती और सेविंग में इंक्रीज़ कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड होता है बेटे रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक अदर है, मैंने अभी आपको बताया था कि AD = C+I भी बताया था। तो इसमें कि AD रिड्यूस इन सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस, जहाँ पर छोटे काम होते हैं, जहाँ पर उनको परफॉर्मेंस का नहीं होता, तो ये अभी देखो 15-16 की में हो सकता है कि 15-16 की इकोनॉमिक्स वर्ड में आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो जैसे ड्यू टू कोविड-19 आप लोगों की इकॉनमी खुली हुई है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आप लोगों की इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो लोगों ने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट पर भी रिड्यूस कर दिया। ये थी दोनों की प्राइवेट और कंजम्पशन सेक्टर यानी कि प्रोड्यूसर और हमारे कंज्यूमर की। अब हम लोग ओपन इकॉनमी में अगर हम ऐड करें रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आल्सो, जिसको हम G से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर उसने ना तो ही कंजम्पशन पर इंक्रीज़ किया, रिड्यूस कर दिया। कंजम्पशन पे कैसे कि उसने डिफेंस ऐसी जगहों पर, एरियाओं पर वो इन्वेस्ट करती है जहाँ पर उसको कोई प्रोडक्शन नहीं मिलती और इतनी उसको चाहिए ही चाहिए। जैसे डिफेंस सर्विसेज के लिए उसको उनकी कंजम्पशन के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, खाने पीने का, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसने रिड्यूस कर दिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर भी। अब कोविड-19 में गवर्नमेंट ने देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे नहीं खर्च किया, जबकि उसने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मास्क पर और सैनिटाइज़र पर ज़्यादा एक्सपेंड किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक कट इन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लीड टू कट इन AD। आगे डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट में भी कमी हो गई हमारी, तभी तो डेफिशिट हुई डिमांड। तो एक्सपोर्ट हमारे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम बाहर से डिमांड करते हैं, तो जब एक्सपोर्ट में कमी होगी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज आल्सो, यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह या मशीन्स वगैरह को कम एक्सपोर्ट करेंगे, तो या अगर हमारी जो डोमेस्टिक जो टेरिटरी होती है उसमें जो गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर एक्सपोर्ट पर्पस,
तो वो भी तो कम हो जाएंगे हमारे। फिर हमारे राइजिंग यानी कि हमारे इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गए, इंपोर्ट नेगेटिव कंपोनेंट है वो हमेशा कम देता है। और हमारे टैक्स रेट इंक्रीज़ होने से उस पर डिस्पोजेबल, अगर हमारे टैक्स रेट इंक्रीज़ होंगे तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है बच्चों, जो कि व्यक्ति अपनी खर्च कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम भी तो हमारी कम बचेगी, लेस बचेगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी तो हम डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कम होगी और उससे हमारा लॉस ही होता है। नाउ these we can understand with the help of diagram also। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम को समझाऊं, देखिए दिस इज़ द डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम में डेफिसिट डिमांड का है। डेफिसिट डिमांड में आप लोग देखेंगे कि मेज़र में यहाँ पर आपने लिया ओ एक्स एक्सिस पर वाई इनकम यानी कि जीडीपी, ये आपको क्लियर कराया था। ओ वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड लेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये 45 डिग्री का एग्रीगेट इनकम होती है, सप्लाई हो गई। और यहाँ पर आपकी आ गई फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो ई जा रहा है आपका, ई फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मैंने अभी कहा कि जब प्रोड्यूसर ने प्लान किया कि वो कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, डेफिसिट में, यानी कि उसने प्लान किया एग्रीगेट डिमांड का, तो वो फुल और एम्प्लॉयमेंट से कम पे हो जाएगी। और ये देखो यहाँ पर भी आपकी एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर भी फुल आपकी AD = AS है, यहाँ पर भी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी आपको 1000 यूनिट, यहाँ पर कैपेसिटी देख लेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट में 1000 की, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 800 यूनिट्स की। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में अगर फुल रिसोर्सेज इस लेवल पर यूटिलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर प्लान हमने कम किया है, और प्लान कम होने के कारण आपका फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बनना था, लेकिन यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आपकी AD = AS बनती है, यानी कि यहाँ पर बनती है, लेकिन यहाँ पर आपका आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो बीच में फुल और इसका जो डिफरेंस आएगा, दैट इज़ योर डेफिसिट डिमांड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।